इसी प्रकार से हमारा भारत स्वाभिमान संगठन है जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट भी है। पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति को हमने ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवाया, वो संगठन के रूप में पूरे देश में सेवा का काम करते हैं। युवा भारत हमारा संगठन है जो युवाओं के बीच में काम करता है, युवाओं को नशा मुक्त बनाना, युवाओं को प्रोडक्टिव बनाना, युवाओं को जोड़ना। हमरू स्वाभिमान हमारा संगठन है जो हमारे देश में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो देश की सेना में रहकर, देश के बॉर्डर पर रहकर जो गोरखाली भाषा भाषी हैं, उनके बीच में योग का प्रचार प्रसार करना। सोशल मीडिया संगठन, सोशल मीडिया के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना। तो ये हमारे संगठन हैं जो सेवा का काम करते हैं। पतंजलि केवल योग आयुर्वेद की सेवा नहीं करती, केवल रिसर्च नहीं करती, शिक्षा के क्षेत्र में भी पतंजलि इस देश में जितनी दूसरी संस्थाएं काम करती हैं उससे बड़ा काम करती है। हमारे शिक्षा के 5 बड़े संस्थान हैं। पहला पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम में कन्या गुरुकुलम है, पतंजलि गुरुकुलम में बाल गुरुकुलम है, पतंजलि गुरुकुलम में हमारा देवप्रयाग का गुरुकुलम है, हरिद्वार का गुरुकुलम है, हमारा असम में जो गुरुकुल चल रहे हैं वो गुरुकुल हैं। तो पतंजलि गुरुकुलम ऐसी एक योजना है जिसमें महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे बच्चों को तैयार करना कि वो ऐसे विद्वान बनकर निकलें कि जैसे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गुरुकुल में पढ़कर निकले, तो ऐसे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के शिष्य गुरुकुल में पढ़कर निकलें जो पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को, भारतीय संस्कृति को पहुंचाएं। पतंजलि ऐसी संस्था है। कोई जब कहे ना कि पतंजलि क्या करती है, पतंजलि जो पैसे कमाती है, पतंजलि जो सामान बेचती है, पतंजलि जो प्रॉफिट करती है, वो कहाँ जाता है? तो पतंजलि में ऐसा गुरुकुल है जहां 5वीं कक्षा में जब कोई बच्चा आता है तो उसको पूरी गीता याद करवा दी जाती है। पतंजलि में ऐसे 500 बच्चे हैं जिनको पूरी गीता याद है। मतलब आप उनको मंच पर खड़ा कर दो और जैसे टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते हैं ऐसे उनको एक बार शुरू करवा दो तो वो जब तक 18वां अध्याय नहीं आएगा वो लगातार बोलते जाएंगे। आपके हाथ में किताब दे दी जाए तो वो आप एक श्लोक का पहला अक्षर बोलेंगे तो वो पूरा श्लोक, पूरी गीता वहां से शुरू करके आगे सुना देंगे। और पतंजलि ऐसी संस्था है जिसमें शास्त्रों को याद करवाया जाता, वेद, दर्शन, उपनिषद को। आज लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए हर साल उन लोगों को इनाम में दे दिए जाते हैं जो गीता को याद करते हैं, योग दर्शन को याद करते हैं, वेद दर्शन को, वेद उपनिषद को याद करते हैं। ऐसे लोगों की प्रतियोगिता करवाई जाती है और उन बच्चों को 2.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम हर साल पतंजलि योगपीठ देता है ताकि हमारे सनातन का ये ज्ञान बचा रहे और लोग इसको स्मरण करें। आज किसी बच्चे ने गीता याद कर ली तो वो पूरी दुनिया में गीता को पहुंचा देगा ना, पूरी गीता के ऊपर प्रवचन कर सकता है, गीता को समझ सकता है, एक सच्चा सनातनी बनकर लाखों लोगों का जीवन बदलने का काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ऐसा पतंजलि गुरुकुलम हमारी शिक्षा का संस्थान है। कोई जब पूछे ना कि पतंजलि इतना प्रॉफिट कमाता है, पतंजलि क्या करता है, इसका प्रॉफिट कहां पर जाता है, तो पतंजलि कि आप यदि एक बिस्किट खरीदते हैं, एक पेस्ट खरीदते हैं, तो ऐसी पतंजलि संस्था है जो सबसे कम प्रॉफिट लेती है। जैसे मैं एक कंपनी के साथ कंपैरिजन करता हूं, एक कंपनी है कोलगेट जो 1938 में केवल 1.5 लाख रुपए लेकर आई। कितने रुपए लेकर आई? 1.5 लाख, केवल 1.5 लाख। आज 1.5 लाख रुपए में आप अपने घर में कमरा नहीं बनवा सकते। बनवा सकते हो क्या? 1.5 लाख रुपए में एक घर के कमरे में आप दरवाजे नहीं चढ़ा सकते। तो 1.5 लाख रुपए लेकर 1938 में आई, आज वो भारत से 5,000 करोड़ रुपए हर साल लूट कर ले जाती है। तो पतंजलि का सारा प्रॉफिट कहां जाता है? 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी के लिए। पतंजलि का अर्थ परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। पतंजलि का काम जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जब योग सिखाना शुरू किया, दवाइयां लिखना शुरू किया, पतंजलि का काम सामान बनाना नहीं है, पतंजलि का काम तो अच्छे इंसान बनाना है। ये सामान बनाने का काम ना, इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज समय नहीं देते। ये तो साइड का काम है कि लोगों को विदेशी कंपनियों की लूट से बचाया जा सके, हमारा आंवला खराब नहीं हो। जितनी भी दूसरी विदेशी कंपनियां हैं उनका सारा रॉ मटेरियल कहां से आता है, कच्चा माल कहां से आता है? कारखाने से आता है, विदेशों से आता है, केमिकल से आता है।
पतंजलि का जितना सामान बनाया जाता है उसका कच्चा माल और उसका रॉ मटेरियल या तो किसान के खेत से आता है या किसी आदिवासी वनवासी के जंगल से आता है, जड़ी बूटियों से आता है। तो पतंजलि का काम सामान बनाना नहीं है, पतंजलि का काम अच्छे इंसान बनाना है। दूसरा हमारा शिक्षा का संस्थान है आचार्य कुलम। आचार्य कुलम ऐसा कि जिसमें आधुनिक शिक्षा भी हो और जिसमें संस्कारों की नैतिक शिक्षा भी हो। तो आचार्य कुलम हमारा संस्थान है जहां से ऐसे बच्चे पढ़कर निकलते हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हमारी शिक्षा का के क्षेत्र का तीसरा बड़ा संस्थान है पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय। ये पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय हमारा ऐसा शिक्षा का संस्थान है जिसमें आयुर्वेद के डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और किसी भी प्रकार से डोनेशन नहीं लेकर एमबीबीएस की टक्कर के आयुर्वेद के डॉक्टर तैयार करने का काम पतंजलि द्वारा किया जाता है ताकि आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। पतंजलि विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा का संस्थान है जिसमें प्राच्य विद्याओं से लेकर योग से लेकर आयुर्वेद से लेकर सबकी पढ़ाई होती है और जिसमें वो विषय पढ़ाए जाते हैं जो दुनिया के दूसरे किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते। पतंजलि विश्वविद्यालय प्राइवेट कोई संस्था संचालित करती है, ऐसे विश्वविद्यालय में वो विश्वविद्यालय है जिसको नेट नैक का A+ का जिसको ग्रेड मिला है, जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारे प्राचीन विमान शास्त्र से लेकर योग शास्त्र से लेकर जो हमारी जितनी प्राच्य विद्याएं हैं उनके ऊपर शोध का काम होता है। पूज्य दीदी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के मार्गदर्शन में हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय बहुत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्राच्य विद्या के क्षेत्र में चाहे शोध करने की बात हो, विदेशी विश्वविद्यालयों से अन्य विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च करने की बात हो, उनके साथ MOU करने की बात हो, उसमें देश का अग्रणी विश्वविद्यालय है। और आने वाले समय में पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि इस भारत का दोबारा नालंदा जैसा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जाएगा। अब गुरुकुल आचार्य कुलम विश्वविद्यालय तो हम कुछ चला सकते हैं, हर गांव में नहीं चला सकते। तो हर गांव के विद्यालय को ही गुरुकुल बनाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में आपने जो पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जो आपने सिलेबस पढ़ा, जो आपने हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, इतिहास पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, आपने जो गणित पढ़ा, तो उसमें उसका भारतीयकरण नहीं था, उसका स्वदेशीकरण नहीं था, उसके अंदर संस्कार नहीं थे, उसके अंदर हमारे पूर्वजों का ज्ञान विज्ञान नहीं था। तो पहली से लेकर 12वीं तक का दोबारा से सिलेबस बनाने का काम, ताकि मैकाले के षड्यंत्र से बचाकर हम भारत के हर बच्चे को भारतीय बना सकें, वो काम आपकी संस्था ने किया है, आपके पतंजलि योगपीठ ने किया है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से देश के लाखों विद्यालयों को जोड़कर उनका ऐसा परिवर्तन किया जाएगा कि उनके अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे वो बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो उन विद्यालयों को ही गुरुकुल की तरह उनके अंदर भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा उनको दी जाएगी। तो ये शिक्षा के हमारे 5 संस्थान हैं। ऐसे ही अभी आज आप देखिए, आज से 150 साल पहले तक आपके दादा परदादा, आपके घर में गांव में आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो 90 साल के हैं, 100 साल के हैं और जिन्होंने कभी खून टेस्ट नहीं करवाया। मिलते हैं कि नहीं मिलते? अभी भी हैं। 50 साल बाद नहीं मिलेंगे कोई भी। फिर तो इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसे आदमी होते थे जिन्होंने कभी खून टेस्ट नहीं करवाया, जिनको बीपी नहीं था, जिनको थायराइड नहीं था, जिनको आर्थराइटिस नहीं था। मेरी नानी 96 साल की है, वो अभी भी जमीन पर बैठकर खाना बना लेती है। मेरी नानी की जो हेल्थ है उससे कम अच्छी हेल्थ मेरी माताजी की है। मेरी नानी बिल्कुल अनपढ़, मेरी माताजी 8वीं पढ़ी हुई, और मेरी धर्मपत्नी की जो हेल्थ है उससे अच्छी हेल्थ मेरी मां की है। और जो हमारी नई पीढ़ी आएगी उसकी हेल्थ अपनी मां से खराब होगी। इसका मतलब क्या है कि एक षड्यंत्र चल रहा है। ये जितनी फार्मा कंपनी है ना, पुराने जमाने में आपके हमारे घर में कोई दवाइयों का खर्च होता था फिक्स, कभी कोई बीमार होता नहीं था। होता था तो बीमारी क्या होती थी कि बुखार हो गया, एक एनाल्जिन ले आइए, एक पैरासीटामोल ले आइए, एक सेरिडोन ले आइए, 50 पैसे की गोली लाए, क्रोसिन ले आए, और ये भी पिछले 20-30 सालों में, उससे पहले ये भी खर्च नहीं होता था।
तो पुराने लोग यदि बिना दवा खाए ठीक रह सकते हैं, और आज जब डॉक्टर बढ़ गए, हम पढ़े लिखे लोगों को खूब पता लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, कितने बादाम खाने चाहिए, कितनी अंजीर खाने चाहिए। पुराने किसी व्यक्ति को कभी बादाम अंजीर मिली हैं? गांव में जो रहते हैं उनको गांव में कभी फ्रूट मिला? किसी के घर में फ्रूट आता था तो ये पूछते थे कोई बीमार तो नहीं है? देखा है किस समय? आपने नहीं देखा, अगली पीढ़ी ये नहीं देखेगी। लेकिन आज डॉक्टर ज्यादा हैं, हॉस्पिटल ज्यादा हैं, नर्सें ज्यादा हैं, दवाइयां ज्यादा हैं, दवाइयों पर खर्च ज्यादा है, लेकिन आज बीमार कम है या ज्यादा हैं? अगर डॉक्टर ज्यादा हैं तो बीमारी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तो एक षड्यंत्र क्या चल रहा है, हर व्यक्ति को बीमार किया जाए, हर व्यक्ति को दवा खिलाई जाए, हर घर में रोगी पैदा किए जाएं। उसके लिए हमारा विचार बदला, हमारी दिनचर्या बदली, विदेशी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल ने, और ये सब चाहते हैं कि हर घर में व्यक्ति शराब पिए, हर घर में व्यक्ति आलसी हो, हर घर में व्यक्ति दिनचर्या का पालन नहीं करे, कोई भी व्यक्ति योग आयुर्वेद का पालन नहीं करे, और हर घर में आज बीपी का मरीज है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, थायराइड का मरीज है, जोड़ों के दर्द का मरीज है, माइग्रेन पेन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का मरीज है। और किसी घर में यदि कोई युवा है, मान लीजिए आपके बेटा बेटी हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी की, विटामिन B12 की, या HB की, या कैल्शियम की कमी है या नहीं है? मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को दवा खिलानी है। तो ये फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हर व्यक्ति गुलाम होकर हमारे लिए काम करे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इनके खिलाफ भी अभियान चलाया है। जब पूरी फार्मा लॉबी और मेडिकल साइंस ये कहता है कि बीपी का कोई क्योर नहीं, डायबिटीज का कोई क्योर नहीं, आर्थराइटिस का, कोलेस्ट्रॉल का कोई क्योर नहीं, तो आपकी संस्था वो संस्था है जो कहती है कि हम बीपी, डायबिटीज से लेकर सारी बीमारियों को आयुर्वेद के आधार पर योग से क्योर कर सकते हैं। तो हमारे वेलनेस के और आरोग्य के 5 बड़े संस्थान हैं। सबसे पहला संस्थान है पतंजलि वेलनेस। इस पतंजलि वेलनेस में 250 प्रकार की थेरेपी, कितने प्रकार की? 250 प्रकार की थेरेपी, योग, आयुर्वेद, आहार चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, यज्ञ चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा, पानी की चिकित्सा, हवा की चिकित्सा, जितनी चिकित्साएं हो सकती हैं वो सारी चिकित्साएं पूज्य स्वामी जी महाराज ने एलोपैथी को, फार्मा माफिया को टक्कर देने के लिए एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई है। पतंजलि ऐसी संस्था है जिसके पास एक हरिद्वार में 3000 बेड का आयुर्वेद का आरोग्य चिकित्सा का संस्थान है। हॉस्पिटल तो नहीं कहेंगे, हमारे यहां तो किसी को रोगी नहीं कहा जाता, स्वास्थ्य साधक कहा जाता है। तो पतंजलि के पास 3000 बेड का पतंजलि वेलनेस में व्यवस्था है, जहां 3000 लोगों को एक साथ उपचार दिया जा सकता है। आप में से कौन कौन योगग्राम में पतंजलि वेलनेस में रह के गया है? 7 दिन चिकित्सा लेके खड़े हो जाओ एक बार। कई बार लोग कहते हैं ना कि पतंजलि क्या करती है, तो ये जो योगग्राम और वेलनेस है, ये पतंजलि की सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प है। इस योगग्राम और वेलनेस में 6-7 हजार रुपए प्रतिदिन में 2 लोगों का रहना, 2 लोगों का खाना, 2 लोगों का ट्रीटमेंट, उनकी सारी थेरेपी, उनका सुबह से शाम तक योग आयुर्वेद, उनकी पूरी दिनचर्या, उनका एनिमा, उनका षटकर्म, उनका पंचकर्म, उनकी आहार चिकित्सा, उनके लिए आयुर्वेद का उपचार, उनके लिए नेचुरोपैथी का उपचार, उनके लिए डाइटिशियन, उनके लिए जिम, ये सारी व्यवस्था 6,500 रुपए, 7,000 रुपए प्रतिदिन में दी जाती है। 6,500-7 हजार रुपए में कहीं दूसरी जगह हम जाएं तो एक एसी कमरा नहीं मिलता। और ये जो व्यवस्थाएं यहां पर दी जाती हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर इसी व्यवस्था को करना चाहे तो इन व्यवस्थाओं के लिए कम से कम एक दिन का खर्चा 15 से 20 हजार रुपए पड़ेगा, जो लागत मूल्य पर 6,500-7 हजार रुपए में पतंजलि में दिया जाता है। आप में से जो योगग्राम में आए, 6-7 दिन जब आप यहां रहते हैं तो 6-7 दिन में बीमारी ठीक होती है या नहीं होती? जब आप उपवास करते हैं, आहार आपका बदलता है और यहां जब चारों ओर से बीमारियों पर प्रहार करते हैं तो परिणाम आता है या नहीं आता? तो आरोग्य और वेलनेस का हमारा पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि चिकित्सालय, पूरे देश भर में पतंजलि वो संस्था है जिसकी सेवा के रूप में 3000 से अधिक पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र हैं, जहां पर पतंजलि सैलरी देता है। वहां पर वैद्य होते हैं, उन वैद्यों की सैलरी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि संस्थान द्वारा दी जाती है और वो निःशुल्क लोगों को आयुर्वेदिक उपचार देते हैं।
आयुर्वेदिक कंसल्टेशन देते हैं, उनको योग आयुर्वेद के बारे में बताते हैं और केवल उनके लिए आवश्यक है उतनी दवाइयों का उनसे लागत मूल्य लिया जाता है। पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि वेदा लाइफ, पतंजलि वेलनेस मोदीनगर, और आगे पतंजलि की योजना है कि यदि इन फार्मा कंपनियों से हमें एक एक व्यक्ति को बचाना है तो इस देश के हर जिले में हमें पतंजलि वेलनेस खोलना है। ऐसे ही स्वदेशी के हमारे संस्थान है। स्वदेशी के विचार की बात तो सबने की अब तक, महात्मा गांधी ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, विनोबा भावे ने, सबने स्वदेशी की विचार किए। लेकिन जब आप स्वदेशी साबुन को ही खरीदते थे तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी, आपको पैकेजिंग अच्छी नहीं मिलती थी। तो आपकी संस्था वो संस्था है जिसने मल्टीनेशनल कंपनियों के टक्कर की पैकेजिंग, उनके टक्कर की क्वालिटी उनसे कम दाम में उपलब्ध करवा के स्वदेशी के विचार को भी धरातल पर उतारने का काम किया है। तो हमारे स्वदेशी के प्रकल्प दिव्य फार्मेसी जो भस्म बनाती है, आयुर्वेद की सारी दवाइयां बनाती हैं, और दिव्य फार्मेसी में जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें किसी भी प्रकार से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अगर च्यवनप्राश बनाना है, च्यवनप्राश में यदि 34 जड़ी बूटियां डालनी है तो 34 की 34 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। बाकी कंपनियां क्या करती हैं? बाकी कंपनियों का उद्देश्य है तो च्यवनप्राश बेचकर पैसे कमाना है, तो कभी सोना चांदी का नाटक करती हैं, कभी शाहरुख खान को लेती हैं। लेकिन पतंजलि का उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट कम भी हो तो भी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जो आयुर्वेद के उत्पाद बनाती है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, पतंजलि तेजपुर, पतंजलि महाराष्ट्र नवासा, पतंजलि दूध, पतंजलि परिधान, पतंजलि सोलर, पतंजलि भरवा, ये हमारे स्वदेशी के संस्थान हैं जो आईटी से लेकर अलग अलग सेवाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया। ये आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये हमारा पतंजलि अनुसंधान संस्थान है। मोदी जी आ चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने ही शुभारंभ किया था। कई कई देशों के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कई कई बार पतंजलि में आ चुके हैं। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया पतंजलि ने बनाया है। पतंजलि के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो पूरे भारत में नहीं है, जो पूरे भारत में दूसरी किसी कंपनी के पास नहीं है, संस्था के पास नहीं है। ऐसी मशीनें पतंजलि के पास हैं। रिसर्च करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि 100 करोड़ की भी आवश्यकता है तो आयुर्वेद पर रिसर्च के लिए हम 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की तत्काल व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर अनुराग जी जो कहते हैं वो सारी मशीनें तत्काल उपलब्ध करवाई जाती हैं। कई किलोमीटर लंबी कैनवस की पेंटिंग है, केमिस्ट्री की लैब है, बायोलॉजी की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, नैनो टेक्नोलॉजी की लैब है, एनिमल की फैसिलिटी है। पतंजलि वो पहली संस्था है जिसने आयुर्वेद की दवाओं के ऊपर एनिमल ट्रायल करने का काम किया है। मतलब हमारे चरक और सुश्रुत ने लिख दिया कि गिलोय से लीवर ठीक होता है, हम तो मान लेंगे, लेकिन विदेशी लोग तो नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे इसका ट्रायल कहाँ है, इसकी रिसर्च कहाँ है। तो पूरी दुनिया आयुर्वेद को स्वीकार करे, इसके लिए सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल आयुर्वेदिक दवाओं पर करने का काम आपकी संस्था पतंजलि योगपीठ कर रही है। पूरी दुनिया में जितनी औषधियां हैं उनका वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया जो लगभग 1.25 लाख पन्नों का है। कितने पन्नों का? 1.25 लाख पन्नों का वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बनाने का काम, जिसको WHO नहीं कर पाया, जिसको अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर पाया, जिसको चीन नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। जिसको सरकारें नहीं कर पाई वो काम आपकी संस्था कर रही है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास, गौ सेवा का बड़ा काम, गाय के गौमूत्र से फिनाइल बनाना, गाय के गोबर से समीदा बनाना, गाय के गोबर से हवन कुंड बनाना, ये सब रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ में चल रहा है। निःशुल्क कुदरती खेती का प्रशिक्षण पतंजलि में लगभग 2 लाख किसानों को हम कुदरती खेती, विषमुक्त खेती कैसे करें इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये हमारे अलग अलग देशों में ट्रस्ट हैं। 35 से अधिक देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज जाके प्रचार प्रसार कर चुके हैं। हमारे संगठन की 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं पूरे देश में हमारे संगठनों की चल रही हैं। अलग अलग योग शिविर लगाने का, जड़ी बूटी बांटने का, रक्तदान करने का, देह दान करने का, कंबल बांटने का, सारी सेवाएं पतंजलि योगपीठ कर रहा है। ये कुछ चित्र आप सामने देख रहे हैं जो हमारे अलग अलग संस्थानों के विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, योग ग्राम, वेलनेस, वेदा लाइफ, इन सब के जो चित्र हैं।
केदारनाथ में जब आपदा आई तो आपकी संस्था पहली संस्था थी जिसने सबसे पहले केदारनाथ के आपदा पीड़ितों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करवाई, चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। आपकी संस्था वो पहली संस्था थी जब केदारनाथ में लगभग 100 बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों के लिए अनाथाश्रम चलाने का काम आपकी संस्था ने किया। जब मुंबई में अटैक हुआ, 9/11 का जो हमला हुआ मुंबई में, 9/11 सितंबर को जो हमला हुआ था 2008 में, उस समय जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों को सबसे पहले दिल्ली में सम्मानित करने का काम आपकी संस्था द्वारा किया गया था। तो ये संक्षेप में मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। कई विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम आपकी संस्था ने किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई सेवा नहीं जो सेवा करने का काम आपकी पतंजलि योगपीठ ने नहीं किया हो। तो ये हमने सेवाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी की। और पतंजलि ऐसी संस्था है जिससे 5 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया से स्थायी तौर पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के फॉलोअर के रूप में, उनके सब्सक्राइबर के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आप देश और दुनिया के सबसे बड़ी संस्था के परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं? आपको गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलिए बोलिए भारत माता की।